नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर और मैं हूँ दिव्या वर्मा। दोस्तों, आज की क्लास में मानसरोवर खंड के 5वें छंद की व्याख्या को हम पढ़ने जा रहे हैं और अगर आपने इससे पहले की क्लासेस अभी तक नहीं देखी हैं तो जाकर देख लीजिए। सभी क्लासेस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और वीडियो अगर आपको पसंद आती है, आपके लिए हेल्पफुल रहती है, सो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए फिर पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे संदर्भ की। तो दोस्तों, संदर्भ आपका वही रहेगा जो मैं फर्स्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। संदर्भ में कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। बाकी प्रसंग को समझ लेते हैं। इस काव्य के माध्यम से कवि ने सरोवर में स्नान कर रही पद्मावती और उनकी सखियों का श्रृंगारपूर्ण चित्रण किया है। यहाँ पद्मावती के सौंदर्य को बहुत ही भव्यता के साथ में प्रस्तुत किया गया है। तो ये रहा प्रसंग। अब हम बात करते हैं व्याख्या की। तो पहली पंक्ति है, धरी तीर सब कंचु की सारी, सरवर मह पैठी सब बारी। इससे पहले जो हमने चतुर्थ छंद में व्याख्या पढ़ी थी, उसी को आगे बढ़ाते हुए कवि कहते हैं कि सभी सुंदरियों ने अपने अपने वस्त्र सरोवर के किनारे रख दिए और एक एक करके मानसरोवर में प्रवेश करने लगी। फिर अगली पंक्ति है, पाई नीर जानो सब बेली, हुलसहि करहि काम कै केली। सभी सखियां जैसे जैसे जल में प्रवेश करती हैं वे बहुत आनंदित हो उठती हैं, प्रसन्नचित हो उठती हैं और ऐसा लगता है मानो कोई मुरझाई हुई लता या कोई मुरझाई हुई बेल पानी को पाकर फिर से प्रफुल्लित हो गई हो और वे प्रसन्नता पूर्वक सभी सखियां काम क्रीड़ाएं कर रही हैं या फिर सरोवर के जल से खेल रही हैं। अगली पंक्ति है, करिल केस बिसहर बिस भरे, लहरई लेहि कमल मुख धरे। पानी में जाने के बाद पद्मावती के जो बाल हैं वह पानी के ऊपर तैर रहे हैं और तैरते हुए ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे वह बाल काले जहरीले नाग हों और पानी में इधर उधर तैर रहे हों। वह केस रूपी नाग पानी के साथ में लहरें तो ले रहे हैं परंतु कहीं जा नहीं पा रहे हैं। जा क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने पद्मावती का जो कमल रूपी मुख है उसको पकड़ रखा है। इसीलिए वे जो बाल हैं या फिर जो काले जहरीले नाग हैं वो पानी के साथ में लहरें तो ले रहे हैं लेकिन कहीं जा नहीं पा रहे हैं। अगली पंक्ति है, नवल बसंत समारी करी, होई प्रकट जानहु रस भरी। कवि कहते हैं कि मानसरोवर में स्नान करती ये सभी स्त्रियां, इनको देखकर ऐसा लग रहा है मानो कोई नया बसंत हमारे सम्मुख सज गया हो और ये सभी स्त्रियां अलग अलग प्रकार की रस से भरी कलियों के समान प्रकट हो गई हों। यानी एक नया बसंत आ गया है, ऐसा कवि को प्रतीत हो रहा है। फिर अगली पंक्ति है, उठी कोप जस दारी उदाखा, भई उनंत प्रेम कै सखा। इस पंक्ति में कवि ने दो फलों के नाम लिए हैं। पहला दाड़िम यानी अनार और दूसरा द्राक्षा यानी अंगूर। अब समझिए इस पंक्ति को। कवि कह रहे हैं ऐसा लग रहा है दाड़िम यानी अनार और द्राक्षा यानी अंगूर के वृक्ष में नई नई कलियां आ गई हों, नई कोपलें आ गई हों और उन कलियों में जो फूल या फल लदे हुए हैं उनसे प्रेम की डाली झुक गई हो। अगली पंक्ति है, सरवर नहीं समाई संसारा, चांद नहाई बैठ लेई तारा। ऐसा लग रहा है कि पूरा संसार इस सरोवर में ही उतर आया हो और सरोवर भी इतना प्रसन्नचित है, इतना आनंदित है कि वह अपने में इस संसार को समा भी नहीं पा रहा है और ऐसा लग रहा है कि पद्मावती रूपी चांद सखी रूपी तारों सहित
सरोवर में स्नान करने उतर आया हो। तो यहाँ पर कवि ने एक विराट कल्पना की है। हम चांद और तारों को आकाश में देखते हैं, परंतु यहाँ पर आप कवि की कल्पनाशीलता को देखिए कि इन्होंने सरोवर में ही चांद तारों की कल्पना कर ली है। तो बहुत ही अद्भुत चित्रण किया है। फिर अगली पंक्ति है, धनिसो नीर ससी तरई उई, अब कित डीठ कमल औ कुई। कवि कहते हैं, धन्य है वह जल जिसमें पद्मावती रूपी चांद और सखी रूपी तारे उगे हुए हैं। सामान्यतः जल में कमल और कुमुदनियां खिलती हैं। अब वे सब कहाँ जाएंगी, क्योंकि अब तो चांद तारे और यह पूरा आकाश पृथ्वी पर ही उतर आया है, यानी जल में उतर आया है। तो सामान्यतः हम लोग क्या देखते हैं कि पानी में आपको कमल देखने को मिल सकता है, कुमुदनियां देखने को मिल सकती हैं, लेकिन ये सब अब कहाँ दिखाई देंगी, कहाँ जाएंगी, क्योंकि इस मानसरोवर में तो पद्मावती रूपी चांद और सखी रूपी तारे उगे हुए हैं। फिर आखिरी पंक्तियां हैं जो कि एक दोहा है। चकई बिछुरी पुकारे, कहाँ मिलो हो नाह, एक चांद निस सरगमा, दिन दूसर जल माह। इस दृश्य को देखकर कवि ने कितने सुंदर ढंग से इसका वर्णन किया है कि चकई और चकवा दोनों पक्षी हैं और रात में एक दूसरे से बिछड़े रहते हैं या फिर अलग रहते हैं, लेकिन दिन के समय में मिल जाते हैं। तो यहाँ पर जो चकवी है वो अपने स्वामी अर्थात चकवे को पुकारती हुई कहती है कि हे स्वामी, अब लगता है हमारा मिलन नहीं हो सकेगा, क्योंकि रात के समय एक चांद आकाश में दिखता है और दिन के समय में दूसरा चांद जल में दिखाई देता है। तो अब ऐसा लगता है हमारा मिलन नहीं हो सकेगा, और यही सोचकर दोनों बहुत चिंतित हैं। तो ये हो गई व्याख्या। अब हम बात करते हैं काव्यगत सौंदर्य की। तो भाषा यहाँ पर ठेठ अवधि रहेगी, यानी शुद्ध अवधि भाषा। रस श्रृंगार है। छंद यहाँ पर वही चौपाई और दोहा रहेंगे। अलंकार यहाँ पर रूपक, उत्प्रेक्षा और भ्रांतिमान है। तो ये हो गया काव्यगत सौंदर्य, और इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।